गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से सब्जेक्ट्स को एंजॉय करके हुए पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और हम लोग लगातार आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। बस ये है कि हम लोग एक दूसरे से लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, बस इतना सा प्रॉब्लम है। बाकी हम लोग एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअसली इंटरेक्ट हैं। आप एक कोशिश करो कि जो ये इंटरेक्शन है इसे मेंटेन करने की तो कोशिश करो ही, और संग के संग अपना सिलेबस कंटिन्यू सपोर्ट के लिए आप इसको लेते हुए चलें। पिछला चैप्टर कोई भी छोड़ के ना चलें, तो सारे चैप्टर को एक साथ कंटिन्यू करते हुए चलें। तो आज हम लोग उसी वैद्युतधारा चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेल। तो ये सेल थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें यूज हुआ है, तो केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा बढ़िया से समझाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी पे डिपेंड होंगे कि यहाँ पे सेल क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है, सिमिलर जैसी ही है लेकिन हल्की सी डिफरेंट है। तो वहां आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सेम डेफिनेशन यहाँ या सेम पोर्शन यहाँ एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। अब आपको हम आगे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कन्वेयर बेल्ट देखी होगी बेटा। कन्वेयर बेल्ट का मतलब जानते होंगे, एक बेल्ट होती है वो ऐसे मूव करती रहती है लगातार, ऐसे ऐसे बेल्ट एक होती है, चलती होती है। अभी हम एग्जाम्पल के फॉर्म में मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये कन्वेयर बेल्ट पे क्या है बेटा, ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ये बहुत पास पास है, हमने दूर दूर बना दिया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचेगा। तो अब यहां पे जैसे इस कन्वेयर बेल्ट के लिए यहां पे एक फैन लगा देंगे आप। तो ये कन्वेयर बेल्ट जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो इस फैन को घुमाएगी और आपको एक एनर्जी मिलेगी, वर्क होगा और वर्क आपको एनर्जी के रूप में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कन्वेयर बेल्ट खुद से नहीं घूमेगी। इसको घुमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप मॉल में गए होंगे तो ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट होती है। आप यहां खड़े हो गए तो आपको ये कन्वेयर बेल्ट दूसरे प्लेस पे पहुंचा देती है, मतलब आपके ऊपर वर्क डन करती है। तो कुल मिला के एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं तो आपके ऊपर वर्क डन होता है या इसने वर्क डन किया होता है। ओके, तो अब इसको मूव कराने के लिए हमने यहां पे एक और ऐसे पुली टाइप लगा दिया है और इधर एक पुली टाइप लगा दिया है। और पुली के ऊपर ऐसे सोचिए, ये पुली है, यहां पे फैन अटैच कर दिया है। तो ये जब रोटेट होगा तो फैन चलेगा। लेकिन इस पुली को घुमाने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो इसे घुमा सके। तो इसके लिए हमने एक एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का डब्बा लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, एनर्जी का डब्बा। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो इसको मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसने खींचा यहां तक, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हैं। यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाके फैन नहीं घुमा रहा है, इसको जैसे इधर पुल करेगा ये पूरा बेल्ट घूम जाएगा और उधर का इलेक्ट्रॉन, यहां का भी इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा और ये फैन चल जाएगा। मतलब ये एनर्जी जो ट्रांसफर होती है इम्पल्स के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पल्सेस के फॉर्म में। तो यहां से ये मूवमेंट ऐसे आया। तो कुल मिला के ये जो डब्बा लगा हुआ है ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो इसी को हम अभी आगे केमिस्ट्री या फिजिक्स की भाषा में इसी का नाम हम लोग सेल देंगे। तो सेल अपने पास से ऊर्जा देता नहीं है, तो सेल के लिए ये शब्द कहना कि वो ऊर्जा प्रदान करता है, गलत बात है। सेल क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को जो उसके पास एनर्जी का लॉस होता है, मतलब ये अपने पास से नहीं देता है, उसी इलेक्ट्रॉन की ताकत को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की ताकत को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन के उसी मूवमेंट में वो एनर्जी आ जाती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव करने लगता है। तो कुल मिला के ये वर्क किसका है, सेल का। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। हम आपको इसको जैसे सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पात्र है, इसमें ये सोल्यूशन भरा हुआ है। ये सोल्यूशन किसका है बेटा, H2SO4 का।
इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। अब सुनिएगा, अब ये वैद्युत अपघट्य अकेला कुछ नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमने ये काम किया है कि एक जिंक रॉड ले ली। जिंक रॉड ही क्यों? तो उसका रीजन है, अब आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी एक केमिस्ट्री में है, आप चाहेंगे तो अगर कमेंट करेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का बना के आपको श्रेणी रटा देंगे। तो अगर वो आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको याद हो तो बहुत बेहतर है, फिर हमको कोई स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो खैर ये जिंक लिया, मान लो ये जिंक ZnSO4 बनाए और ये H2SO4 है, तो ये दुनिया में जितना भी काम हो रहा है सब एनर्जी को मिनिमम करने के लिए हो रहा है। इस दुनिया में आप पढ़ लिख रहे हैं, किस कारण से पढ़ रहे हैं? ऊर्जा को घटाने के लिए, कि जैसे भाग दौड़ ना करना पड़े, एक आराम से एक ऑफिस मिल जाए एसी वाली, मस्त बैठे मस्त काम करें और इधर उधर भाग दौड़ ना करना पड़े। तो ये जितना भी काम इस दुनिया में हो रहा है सब ऊर्जा को घटाने के लिए हो रहा है। अब ऊर्जा कैसे घटेगी इसका एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि जैसे इसकी एनर्जी -15 है, समझाने के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसकी एनर्जी -20 है, तो इसको जब +20 एनर्जी दोगे तब इसकी नेट एनर्जी 0 होगी। सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, Zn के लिए ज्यादा होगी, ये -20 और ये 15, ये -15। तो अगर इसको प्लस करना है, मतलब इसको नेट एनर्जी 0 देनी है, तभी ये रिएक्शन होगा, तो इसे +20 देनी पड़ेगी तब 0 होगा, और इसे +15 ही दे दोगे तब 0 हो जाएगा। तो आसानी से टूटने वाला कौन है? H2SO4। कम एनर्जी दे रहे हो, टूट रहा है। और एक बात यह है कि अगर ये कम एनर्जी लेके टूट रहा है और ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये 5 एनर्जी और रिलीज भी कर रहा है, तो वही ऊर्जा हमको चाहिए। फिर से समझिएगा, ये जैसे 15 एनर्जी दिए, +15 दिए, ये टूट गया, तो टूट के ये +20 वाला बना देगा, मतलब ये 5 एक्स्ट्रा वाला बना देगा ना, तो वो 5 एक्स्ट्रा आपको एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। पहली बात तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्थायी है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो ये बहुत ऊपर आता है हाइड्रोजन के। ये आप विद्युत रासायनिक श्रेणी जानते होंगे, अभी भी नहीं आया हाइड्रोजन, देखिए अब यहां पे हाइड्रोजन आया है। अब ये आप देखिए जिंक कहां है, हाइड्रोजन ये इसके नीचे लाइन, जगह की कमी के कारण हमने लिख दिया बेटा। अब ये आपको वीडियो में दिख रहा है, ये थोड़ा सा नहीं लिख रहा होगा, अगर इसको तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये है सीक्वेंस। तो आप सोचिए कि ये जिंक के बाद कितना नीचे हाइड्रोजन, जिंक के नीचे क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, निकेल है, ये स्टेनस है, लेड है, तब जाके हाइड्रोजन है। तो ये बहुत नीचे आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है। तो जितने लोग हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, अब आप जानते होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये सब आप केमिस्ट्री में जानते होंगे। इसके नीचे भी सीरीज है बेटा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए हमने कहा तो है। ये कैसे लिखा गया है इसको याद कराने की अगर बात करेंगे तो ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 5 मिनट का वीडियो बना देंगे, आपको याद करा देंगे। खैर, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसको तोड़ना
अगर ये प्रोडक्ट बनाया है तो इसको तोड़ना मुश्किल है, ये प्रोडक्ट बनाया तो इसको तोड़ना आसान है। ऐसे ही अगर लिथियम ने कहीं प्रोडक्ट बनाया होता ना तो तोड़ ही नहीं पाते। जैसे Li ने बनाया होता SO4 के साथ, तो Li2SO4 होता, तो इसको एनर्जी प्लस -30 है इसका मान लो, तो इसको +30 देना पड़ता, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता, या यूं कह लीजिए ये टूटता ही नहीं, क्योंकि इन लोगों में ये टूटता भी तो क्या बनाता। तो ये सबसे मुश्किल से टूटेगा लिथियम, उससे थोड़ा सा आसानी से टूटेगा पोटेशियम। तो ऐसे करके ये सीरीज का एक फायदा है कि आप ये जान सकते हैं कि कौन डिसोसिएट आसानी से होगा और कौन मुश्किल से होगा। खैर, तो कुल मिला के यहां पे ये लोग स्थायी होना चाहते हैं, तो H2SO4 किस में कन्वर्ट होना चाहता होगा? ZnSO4 में। H2SO4 किस में कन्वर्ट होना चाहता होगा बेटा? ZnSO4 में कन्वर्ट होना चाहता होगा। तो यहां पे ये H2SO4 एक्चुअल में क्या करेगा? H2SO4 अलग हो जाएगा, उत्क्रमणीय होता है H प्लस और प्लस SO4 2- में, तो ये 2 आयन होंगे, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये किसकी रॉड तुमने ली है? जिंक की रॉड ली है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि बल हमेशा 2 आयनों के मध्य लगता है, 2 आवेशों के मध्य लगता है। जिंक तो उदासीन है बेटा, ये काहे को बल लगाएगा या काहे को बल महसूस करेगा? तो उदासीन और आयन, इसके बीच में H प्लस और SO4 माइनस है कि नहीं है? H प्लस भी है और SO4 माइनस भी है, तो ऐसे ये आयन होंगे। तो ये इससे, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, इस पे जब कोई आवेश नहीं तो इससे आकर्षण होगा क्या? खुद ही सोचो, नहीं होगा, क्योंकि आपने कूलाम बल पढ़ा है, ये आवेशों के मध्य लगता है बेटा, किन्हीं तो आवेश होंगे उनके मध्य ही बल लगेगा, तो इसमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, दुनिया में जितने लोग हैं सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो उस स्टेबिलिटी के लिए ध्यान दीजिएगा, उस स्टेबिलिटी के लिए ये जो सल्फेट है वो चाहेगा कि ये जिंक पॉजिटिव हो जाए, तो ये सल्फेट उधर चला जाए, तो जिंक पॉजिटिव होना चाहता है। तो जो Zn है बेटा, ये Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, तो Zn किस में कन्वर्ट हो गया? Zn2+ में, जैसे सल्फेट में डुबाया गया। अगर ये सल्फेट में नहीं डुबाया गया होता तो ये ऐसा नहीं होता, तो ये इसमें हो गया। अब इसने किया क्या है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन को यहां से धक्का मार मार के ये सब इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया है? ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर भेज दिया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया है? ऊपर। ऐसे समझो कि बंदूक की गोली है, या ऐसे तनी हुई है, जैसे ही तुम खटका दबाओगे खट उड़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो बंदूक की गोली बिना खटका दबाए तो नहीं जाएगी। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे पूरे सैनिक आपके तैयार है, एकदम आक्रमण जैसे बोलोगे गम गम शुरू हो जाएंगे, लेकिन दरवाजा बंद है, आक्रमण बोलने की देर है, तभी ये सब भागेंगे। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये यहां से हवा में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये कुचालक है और ये चालक है, तो चालक से ये कुचालक में कूद के नहीं जाएंगे। मतलब सब एकदम लोड है, जरा सा मौका मिलेगा कूद जाएंगे। इसीलिए कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि जिंक निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाता है। जिंक किस पर आ गया बेटा? निगेटिव पोटेंशियल पर। जिंक किस पर आ गया? जिंक निगेटिव पोटेंशियल या विभव, ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। अब ऋणात्मक विभव पर आ गया का मतलब देखो, ये जिंक 2 काम कर रहा है साथ ही साथ। एक तो माइनस वाले को अपनी ओर खींचने लगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो जिंक +2 बन गया ना, तो अब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये SO4 को अपनी ओर खींचेगा, और संग के संग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रतिकर्षण के कारण ये 2H जो आयन है H+, वो इधर चलना शुरू हो जाएगा और सल्फेट इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो ये यहां इकट्ठे तो हैं, लेकिन इनको चलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। जैसे हम दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, जब हम दरवाजा खोलेंगे बोलेंगे आक्रमण, शुरू हो जाएंगे सब लोग दौड़ते हुए, लेकिन जब तक दरवाजा बंद है क्या कोई जाएगा? तो आंसर नहीं जाएगा।
तो अब इसके सुविधा के लिए हमने यहां पे एक नई रॉड डाल दी, कॉपर की रॉड। कौन सी रॉड बेटा? कॉपर रॉड। बढ़िया चालक होता है तो इसलिए हम कॉपर रॉड यूज करते हैं। तो कॉपर रॉड डाल दी। अब जो ये H प्लस आयन है, इन पे धक्का लगेगा तो ये इसकी तरफ जाएंगे ना, जाएंगे मतलब ये प्लस आया यहां इस प्लेट पे, तो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है ना, लेकिन एक्चुअल में कॉपर उदासीन है तो ये कुछ करेगा नहीं। तब तक हमने क्या किया, यहां पे एक बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। बल्ब का मतलब क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध जोड़ दिया। और फिर इसका दूसरा टर्मिनल जैसे ही जिंक से जोड़ा, इनको रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन को ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां आएंगे। अब 2H प्लस तो इसकी तरफ आ ही रहा था, ये 2H प्लस चिपक जाएगा। तो अब प्लस इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला ना, फिर ऐसे सोच लो कि ये दूसरा H2SO4 रहा होगा, वो भी डिसोसिएट होके उसका सल्फेट इधर चलेगा, ऐसे करके तो एक पूरा चक्कर होने लगेगा ना इलेक्ट्रॉन का। अभी जब की क्लोज करेंगे तब, जब तक की ओपन रहेगा तब तक ये घटना नहीं होगी। तो देखो एक बात समझ लीजिए, अब ये सेल की थोड़ी थोड़ी कहानी आपको समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ एक्चुअल में कि जैसे आप इनको देखेंगे तो ये निगेटिव पोटेंशियल पर आए, तो संकेशन ये किस पे आ गए बेटा, यहां पे ये किसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? जो खुद पॉजिटिव होगा। तो हम ये कहते हैं कि कॉपर किस पर आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव विभव पर आ गया, मतलब उच्च विभव पर, और ये निम्न विभव पर। तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा ना उच्च से निम्न की, निम्न से उच्च की ओर, तो वैद्युत धारा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होने लगेगी। खैर, तो अब ये टोटल की कहानी ये हो गई। अब इसको अगर हम बात करें तो जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आया है, तो फिजिक्स में जो बुक देखेंगे उसमें लिखा रहता है कि इसका जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये 0.5 वोल्ट है। इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव विभव है, और इसका मान दिया रहेगा कि ये 0.5 है वोल्ट। ऐसे ये निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव विभव है, और इसका विभव दिया रहेगा 0.7 माइनस में, ऋणात्मक है इसलिए किसमें दिया रहेगा, -0.7। तो विभवांतर कितना हो जाएगा दोनों का, विभवांतर कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस उच्च माइनस निम्न -0.7, तो ये कितना आ गया 1.2 वोल्ट। तो अब ये 1.2 वोल्ट का सेल बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, आप देखिएगा, कार्य का फॉर्मूला होता है विभव का, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो विभव का आवेश से अगर गुणा कर दोगे तो कार्य हो जाएगा। तो विभव है किसके पास, आवेश के पास। तो आवेश को जब विभव मिल जाएगा तो वो कार्य करने लगेगा कि नहीं, तो वो 1.2 के पोटेंशियल से कार्य करेगा, मतलब उसको एनर्जी मिल गई, अब चलने के लिए ऊर्जा मिल गई। तो अब इसी के बाद हम लोग, अगर ये बात थोड़ी बहुत समझ गए हो आप, तो अब हम लोग थोड़ी सी कहानी को और डिस्कस करते हैं। इसमें जो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ वो इस हाइड्रोजन को मिला होगा। तो जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो ये H2 बनाए होंगे, और ये बुलबुले के रूप में, यहां H2 गैस बुलबुले के रूप में ऐसे निकल जाएगी। तो इस तरह से ये 2-3 अभिक्रियाओं से ये पूरी अभिक्रिया होती है, ठीक। और जो इसका Zn प्लस है वो इसके सल्फेट के साथ कंबाइंड होके, जो Zn2 प्लस है वो इसके सल्फेट के साथ कंबाइंड होके ZnSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, ZnSO4 बना लेता है, जिंक सल्फेट, और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे गिर जाता है, बैठ जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो कुल मिलाकर सेल क्या है, ये वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। सेल क्या है बेटा, आप देखो बल्ब जलने लगा, या पंखा होता चलने लगता, या कोई भी मोटर होता घूमने लगता, तो ये वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। फिर से सुनिएगा, सेल क्या है,
ये वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे ये केमिकल ही तो है, सारे केमिकल ही किसमें कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल में। ये बल्ब जलने लगा है। तो फिर से परिभाषा बोलिए सेल की, यह वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है, ये वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सेल की परिभाषा लिख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। पहला कौन सा है बेटा, प्राथमिक सेल, और दूसरा कौन सा है, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परंतु ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता, तथा इसमें कुछ अल्प मान के समय तक धारा प्रवाहित होती है, अल्प समय तक धारा प्रवाहित होती है। फिर से, वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर से बोलिए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता तथा इसमें अल्प समय तक के लिए धारा प्रवाहित होती है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल में अल्प समय तक के लिए धारा प्रवाहित होती है। जैसे आप बहुत सारा सेल लाते हैं, जैसे टॉर्च वॉर्च में देखा होगा, उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने टाइम में वो खराब हो जाएगा। अब उसके बाद आता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक के बाद कौन सा आता है, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल में जैसे एग्जाम्पल है डेनियल सेल, मानक डेनियल सेल, शुष्क सेल। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल क्या है बेटा, डेनियल सेल, मानक डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है। ऐसे अब द्वितीयक सेल पे आते हैं। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, ये वो सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तो बदलता है तथा वैद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। फिर से, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा वैद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल, सीसा संचायक सेल, लेड निकिल सेल, लेड पीबी निकिल सेल, लेड निकिल का सेल ले लेंगे या सीसा संचायक सेल ले लेंगे। तो ये सब कौन से सेल हैं बेटा, द्वितीयक सेल हैं। और इसमें जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसमें ऊर्जा जो द्वितीयक सेल में है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इसकी पूरी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा पुनः वैद्युत ऊर्जा को, जैसे इन्वर्टर को चार्ज किए तो वैद्युत ऊर्जा ही तो रासायनिक ऊर्जा में स्टोर हो गई, तो पहले रासायनिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, पुनः वैद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है तथा जो इसमें ऊर्जा संचित होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया है कि ये सीसा संचायक सेल या लेड निकिल सेल इसका एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। अब इससे संबंधित कुछ शानदार परिभाषाएं हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें आता है पहला विद्युत वाहक बल। क्या आता है बेटा, विद्युत वाहक बल। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कंफ्यूजन होगा। अगर ये बंद परिपथ है, परिपथ दो टाइप का होता है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुला परिपथ का मतलब ये परिपथ अभी खुला है, अगर स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला है, और अभी ये डॉट बना देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा और परिपथ बंद हो जाएगा। परिपथ बंद का मतलब पूरा परिपथ चल रहा है, चालू हालत में। तो जब परिपथ बंद है, अभी चर्चा किसकी हो रही है बेटा, जब परिपथ बंद है तो एकांक आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से लीजिए और ये यहां से गया, 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 यहां वापस आ गया ना, हाइड्रोजन ने उसको ले लिया, तो ये पूरा एक चक्कर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसकी परिभाषा क्या है, फिर से देखिएगा, एकांक आवेश को बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य, मतलब यहां से शुरू किया हो ना तो यहीं तक आना चाहिए। एकांक आवेश को बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में कहते हैं ईएमएफ,
फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटी नहीं बेटा, मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत को ले जाने वाला बल है। ये एक्चुअल में नाम से लगता है कि बल है, लेकिन ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? वोल्ट। तो इसका मतलब है कि देखिएगा, जगह यहां पे है, ईएमएफ इक्वल्स W/Q। एकांक आवेश को ले जाने में, बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर से बोलो, एकांक आवेश को बंद पथ में यहां से यहां तक पूरा ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर ये बंद पथ में चला है, इलेक्ट्रॉन देखो यहां से चलना शुरू करे और वापस चलते चलते यहां आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो ईएमएफ लिखने जा रहे हैं, इधर देखिएगा, ईएमएफ शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले मान लो यहां से यहां तक चला, तो इलेक्ट्रॉन यहां बीच में घोल है ना दोनों प्लेटों के मध्य, तो ये घोल इसे चलने देगा कि भीड़, घोल इसे रोकेगा। घोल का मतलब पानी। अब तुम पानी में चलोगे तो तुमको मुश्किल नहीं आएगी, और अगर तुम खाली जगह में चलो तो आसानी से चल लोगे। पानी की तुलना में आसानी से चल लोगे, लेकिन जब पानी में चलोगे तो मुश्किल से। तो ये इलेक्ट्रॉन को घोल में चला है तो मुश्किल आई है ना, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो धारा बहती है। ये V ही तो है, E लिखा है या V लिखा है, अभी हम बता देंगे E और V में क्या अंतर है, अगली परिभाषा से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IR, वैद्युत धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध। ये जो घोल रुकावट पैदा कर रहा है, इस घोल के रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बेटा। जो इसमें ये घोल नहीं है इसके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध बेटा? आंतरिक प्रतिरोध, और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां तक, तो इसने IR के बराबर वोल्टता उत्पन्न की होगी। फिर ये यहां से यहां तक, इसको मेहनत ही नहीं है, फिर ये यहां से यहां तक चलेगा ना बाह्य परिपथ में, तो बाह्य परिपथ में भी तो प्रतिरोध लगा है R, तो ये क्या होगा? धारा तो I बह रही है लेकिन प्रतिरोध R है, तो फिर यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां वापस आ गया। तो E बराबर IR प्लस IR, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस IR को V लिख सकते हो क्या? तो IR स्मॉल r प्लस V E, ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो V बराबर E माइनस IR भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, इसी में जब सेल खुले परिपथ में होता है, जैसे खुला परिपथ का मतलब ये सीन है, तो सेल के सिरों पर, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं लेकिन वो जा पा रहे हैं क्या? तो सेल के सिरों पर भी तो वोल्टता एकत्रित हो गई है कि नहीं? सेल के सिरों पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। सुनना, ये जिंक इलेक्ट्रॉन भेजना चाहता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन ये खींचना चाहता है कॉपर, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। जिंक इलेक्ट्रॉन भेजना चाहता है तो निगेटिव पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब इनके बीच में विभवांतर आ गया ना बेटा, समझ रहे हो ना? उच्च विभव निम्न विभव, तो विभवांतर आ गया कि नहीं? तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो इलेक्ट्रॉन तो चल नहीं पा रहा है, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टता, एक मिनट, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को भी विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक ये भी परिभाषा है, सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न, जैसे ये सिरा है ये सिरा है, तो इसके मध्य विभवांतर पैदा हो गया है ना। ये समझ रहे हो कैसे पैदा हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, सारे प्रोटॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो विभवांतर पैदा हो गया ना। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब दूसरा, टर्मिनल वोल्टता। अगली परिभाषा क्या है बेटा?
टर्मिनल वोल्टता। तो विद्युत वाहक बल अगर आप अच्छे से सीख गए हो, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं जो आपके काम का हो, नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा इसमें काम का तो है नहीं, सिर्फ अधिकतर बातें समझाने के लिए हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है एग्जाम के दृष्टि से, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। ये बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट है। तो फिर से सुन लो बेटा, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो एकांक आवेश को बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अब इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए, अब पूरा यहां से यहां तक घोल के अंदर का ना लीजिए, सिर्फ बाहर बाहर का ले लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है तो भी तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है बेटा। तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सेल बंद परिपथ में होगा तो जो सिरों के मध्य विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, और जब सेल खुला परिपथ में है तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाएगा। फिर से समझिएगा, अभी सेल खुले परिपथ में है ना, तो यहां ताकत तो इकट्ठी हो चुकी है ना, इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इकट्ठी हो चुकी है, बस इनको रास्ता नहीं मिला है। तो विभवांतर तो पैदा हो गया है ना बेटा। तो जब सेल खुले परिपथ में होगा तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, खुला परिपथ है। और जैसे ही बंद परिपथ कर दोगे तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जब सेल बंद परिपथ में है तो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता को ही V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी वाले फॉर्मूले से E बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, तो इसको V लिख सकते हैं। इसीलिए आज तक तुम V इक्वल्स आई आर पढ़े हो। तो जो V इक्वल्स आई आर तुम पढ़े हो, ये तुम पढ़े हो टर्मिनल वोल्टता। ये क्या पढ़े हो बेटा? टर्मिनल वोल्टता। तो उसको तुम वोल्टता ही कह रहे थे या विभव कह रहे थे। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि सेल में इतना है, इसको हम लोग टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? टर्मिनल वोल्टता। हम लोग विभव से प्रदर्शित करते हैं। तो V प्लस आई स्मॉल आर ईएमएफ, तो ऐसे लिख सकते हैं V बराबर E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टता बराबर विद्युत वाहक बल में से आई और ये आंतरिक प्रतिरोध घटा दो, अपने आप ही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, परिभाषा विद्युत वाहक बल की दो है। कंफ्यूजन बहुत है इसलिए बार बार बोल रहे हैं। एकांक आवेश को बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, एक परिभाषा। तो विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा बेटा, ठीक है। तो E इक्वल्स W अपॉन Q, एकांक आवेश को बंद पथ में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये तो एक परिभाषा हो गई। अब एकांक आवेश को जब यहां से यहां तक ले जा रहे हो तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए तो ये घोल में रुकावट पैदा होगी। जैसे द्रव है तो द्रव इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेगा तो वो आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो E बराबर वैद्युत धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए प्रतिरोध है ना भाई। तो धारा प्लस बाह्य प्रतिरोध, ये हो गया। अब ये फिर से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर आई आर प्लस आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से चाहो तो आई कॉमन ले लो, आर प्लस आर। ये किसके लिए लिख रहे हैं? विद्युत वाहक बल के लिए एक परिभाषा। विद्युत वाहक बल की दूसरी परिभाषा क्या है? जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आता है दूसरी परिभाषा टर्मिनल वोल्टता की। किसकी परिभाषा आती है बेटा? टर्मिनल वोल्टता की। तो टर्मिनल वोल्टता में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, बस सेल जब बंद परिपथ में होता है तो जो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है ना, उसको टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक भाई। तो V बराबर अगर निकालना हो तो V बराबर E माइनस आई आर आ जाएगा कि नहीं? तो ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र प्राप्त कर लिया हमने। तो अब इसके बाद हम लोग आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं बेटा?
आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाइएगा। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। तो एकांक आवेश को लीजिए और वैद्युत अपघट्य, ये वैद्युत अपघट्य ही तो है। तो वैद्युत अपघट्य में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, जैसे एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो ले जाने में आपको रुकावट उत्पन्न हुई है, मार्ग में उत्पन्न बाधा हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो फिर से, एकांक आवेश को वैद्युत अपघट्य के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में उत्पन्न रुकावट या अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को जब यहां से यहां तक लाओगे तो मुश्किल आएगी कि नहीं आएगी, तो उसी को परिभाषा करिए। एकांक आवेश को वैद्युत अपघट्य, ये क्या भरा हुआ है बेटा? वैद्युत अपघट्य। तो एकांक आवेश को वैद्युत अपघट्य के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो अवरोध है या बाधा है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसके सूत्र का निगमन देख लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो पहले तो यही फॉर्मूला, V बराबर E माइनस आई आर। तो आई आर अपन को चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, आई आर इक्वल्स वी माइनस ई। शुरू यहीं से करेंगे, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। अब हम लोग आर इक्वल्स लिख सकते हैं ना, वी माइनस ई अपॉन आई। एक फॉर्मूला ये है। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, तो आई बराबर वी बाई आर लिख सकते हो कि नहीं? वी माइनस ई, इस आई की जगह पे वी बाई आर लिख दिया। अरे लिख सकते हैं ना बेटा। अब इसको पलट के ऊपर भेज दीजिए आर को, तो v माइनस ई अपॉन वी इंटू आर ऊपर चला गया। अब अलग अलग कर दीजिए, v बटे v माइनस ई बटे v। ये गलत तो नहीं लिख दिया? गलत लिख दिया है। इसको इधर लाओगे तो इसको उधर ले जाओगे ना, तो e माइनस बी हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो गई है। आई आर इधर लिए पॉजिटिव, तो v इधर ले जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो e माइनस बी होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? e माइनस बी अपॉन आई, एक फॉर्मूला। अब i की जगह v बाई आर लिख सकते हो, तो r इक्वल्स e माइनस बी अपॉन v अपॉन आर। आर को पलट के ऊपर भेज दो, तो e माइनस बी अपॉन वी इंटू आर। तो e बटे v माइनस v बटे v इंटू आर। तो एक फॉर्मूला आर का ये भी आ गया, e बटे v माइनस 1 इंटू आर। ये इतना ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बेटा? ओम। तो ये एकदम डिट्टो डेरिवेशन है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे वाला डेरिवेशन किया था। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा, अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको याद करने का तरीका आपको डायरेक्ट बता देते हैं, CID अपॉन AT। कैसे याद करोगे बेटा? CID अपॉन AT। C माने कंसंट्रेशन, C माने कंसंट्रेशन माने सांद्रता। तो अगर इसकी सांद्रता मतलब गाढ़ापन बढ़ा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। भाई खुद ही सोचो, एक पानी में तुम्हें चलना हो, एक दलदल मिट्टी चलना हो, तो दलदल मिट्टी में कठिन होगा ना चलना, क्योंकि गाढ़ा हो गया वो। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पहला बात, सांद्रता पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। आई माने वैद्युत धारा। अगर धारा बढ़ाओगे तो धारा का मतलब ठक 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 इलेक्ट्रॉनों को तेज चला रहे हो, तो अगर धारा बहेगी तेज तो प्रतिरोध आंतरिक बढ़ जाएगा। अगर d माने डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ा दो, तो भैया अगर तुमको देखो ये ऐसे है, मान लो बीच में बहुत तगड़ी नदी है और तुमको तैरना आता है, तो यहां से यहां तक जाना आसान है ना। लेकिन अगर यहां से यहां कर दिए तो अब इतने पानी को तैरना पड़ेगा ना, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं, रुकावट बढ़ गई कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब एरिया अगर बढ़ा दे, एरिया का मतलब जैसे ये प्लेट अगर ऐसे ऐसे दो प्लेट ले लिए लाइन वाली ऐसे,
अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक चलना हो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक चलना हो तो ये और किसी रास्ते पे आएगा, तो इसको घूम के इस प्लेट तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तल होता एक ऐसा, अगर ये एरिया होता ऐसा, यहां एक ये जो लिया है हमने, इसको ऐसे एरिया ले लेते हैं, ऐसे दूसरा भी एरिया है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे जहां यहां भी पहुंचा तो भी इस पर चिपक जाएगा ना। तो जैसे जैसे प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता यहां भी आया तो इसको छू लेगा, यहां भी छू लेगा, यहां भी छू लेगा, तो मतलब आसानी से पहुंच जाएगा ना। तो अगर एरिया बढ़ा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। अब आता है टेम्परेचर, टी माने क्या है, ताप। ताप बढ़ाओगे, अभी जैसे चाशनी है, चाशनी ले लो, गर्म कर दो तो वो पतली हो जाती है। तो पतली हो जाती है का मतलब थोड़ा सा गाढ़ापन घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का चलना आसान हो जाएगा ना। तो अगर ताप बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, लेकिन ताप बढ़ाने का नुकसान है, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग अगर बढ़ेगा तो धारा बढ़ जाएगी ना बेटा, धारा बढ़ने से फिर चीजें जल्दी गर्म होके खराब हो जाएंगी। तो कुल मिला के ताप बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध तो घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों प्लेटों के मध्य जो घोल है उसमें इलेक्ट्रॉन के चलने में जो मुश्किल आती है उसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके साथ ये बैटरी और सेल से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।